हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसके पहले हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है और ये टॉपिक्स जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए वन बाई वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। By the definition, the electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of force passing normally through that area। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो भी कैसे पास होना चाहिए, नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, यानी कि उस एरिया के परपेंडिकुलर पास होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि एरिया के नॉर्मल के डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल होता है, एरिया का जो नॉर्मल होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे सपोज ये एक सीट है, इसमें जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, जैसे ये सीट यहाँ पे दिखाया हुआ है तो एरिया वेक्टर क्या है, इसके नॉर्मली है। तो इस डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से निकल रहे हैं, उसका कैलकुलेशन हम किसके माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के माध्यम से करते हैं। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज ये तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके डायरेक्शन में है, एरिया के डायरेक्शन में है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है क्योंकि वो पैरेलली हैं दोनों। ओके, लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज एक थीटा एंगल बना रही है, किससे, उस एरिया के नॉर्मल से, यानी कि एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, आप डेफिनेशन से देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो नॉर्मली कैसे हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये जो है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ई कॉस थीटा जो कि एरिया वेक्टर के नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा और दूसरा ई साइन थीटा जो होगा प्लेन में होगा। ओके, प्लेन में होगा। तो हमें कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेना है, जो नॉर्मली पास कर रही हूँ पेपर के। ओके, तो हम ई कॉस थीटा लेंगे यहाँ पे। वैसे भी हम फाई ई को, एक्चुअल जो फॉर्मूला है मेरा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, वो क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू सरफेस एरिया। तो यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है, ई कॉस थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल के डायरेक्शन में है। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। सपोज ये एरिया कितना दिया हुआ है, डेल्टा एस, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल आएगा, फ्लक्स निकल आएगा। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे कि दो क्वांटिटी हैं और दोनों वेक्टर हैं, उनके साथ में कॉस थीटा जुड़ा हुआ है। तो याद करिए ई डॉट डेल्टा एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट है। अगर यही ई क्रॉस डेल्टा एस होता तो इसका मतलब क्या आता, साइन थीटा आता, वहाँ पे क्रॉस आता, क्रॉस प्रोडक्ट आता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ई डॉट डेल्टा एस आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या है, ई डॉट डेल्टा एस। ओके, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि नॉर्मल कंपोनेंट हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और डेल्टा एस क्या है, टोटल सरफेस एरिया है जिससे हमको कैलकुलेट करना है कि कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, ई डॉट डेल्टा एस, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। आप जैसा जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, अगर सपोज हम किसी क्लोज्ड सरफेस का ले रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीट सरफेस के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो जो कि क्लोज्ड एरिया है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन लगेगा यहाँ पे, ई डॉट डी एस हो जाएगा। और ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ई डॉट डेल्टा एस है, तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर यूनिट चार्ज मतलब कूलम इनवर्स। और यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट बनेगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनेगा। और एक इम्पॉर्टेंट और यूनिट जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, इसको ध्यान में हम रखेंगे क्योंकि ये 1 मार्क्स में ये बन सकता है। ओके, तो ये दोनों ही एसआई यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर।
आइए हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में और इसको हमें अच्छे से देखना है। तो आइए समझते हैं क्या होता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीख गए, वो कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल जो फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया में, वो क्या होगा, 1/E0 टाइम्स होगा नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस एरिया। सपोज जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगी और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अगर हम इस सरफेस पे क्या फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, ई डॉट डी एस लगेगा और क्लोज इंटीग्रल का यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यस क्या है, क्लोज सरफेस एरिया है। ओके, आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि ये थ्योरम क्या करता है, एक रिलेशन बताता है टोटल फ्लक्स और क्लोज्ड सरफेस एरिया के अंदर जो नेट चार्ज है उनके बीच में। ओके, फ्लक्स और चार्ज के बीच में ये क्या करता है, रिलेशन बताता है, जो कि ये क्लोज सरफेस एरिया के अंदर है और वो कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए हम देखते हैं कि गॉस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, गॉस थ्योरम हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको समझने के लिए आइए हम इस जो फिगर को देखते हैं। यहाँ पे सपोज कोई एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और हम इस चार्ज को क्या कर दिए हैं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस एज्यूम किए हैं आर डिस्टेंस पे, जिसको हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। गॉसियन सरफेस हम किसको बोलेंगे, एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज क्या हो, इनक्लोज्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये आर डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सिमेट्री आपको दिखेगी, ये सरफेस क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो चार्ज से निकलने वाली, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये क्या होगा, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगा या कह लें कि नॉर्मल होगा। और चूंकि पता है कि किसी भी सरफेस का जो वेक्टर है, जो डायरेक्शन वेक्टर है, वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है ये एरिया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है और वो सरफेस क्या क्या है, नॉर्मली है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे आर डिस्टेंस पे निकालना हो इस चार्ज का, यहाँ पर इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, तो क्या फार्मूला होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर डिस्टेंस पे कहीं भी अगर हम निकालना चाह रहे हैं इस सरफेस पे तो। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और ds भी रेडियली आउटवर्ड है। ds क्या है, ये स्मॉल सरफेस एरिया जो हम एज्यूम कर रहे हैं, एक छोटा सा सरफेस एरिया ले रहे हैं और उसका जो वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन है नॉर्मल डायरेक्शन में ds, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री, यानी कि E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो अगर हम इसको फ्लक्स वाले फॉर्मूले में रखें, फ्लक्स क्या होता है, अब चूंकि हमने स्मॉल एरिया ले रखा है तो हम स्मॉल फ्लक्स की बात करेंगे, यानी कि डी फाई ई की बात कर रहे हैं। डी फाई ई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा। ओके, ई डॉट डी एस हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी। तो ई डी एस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ रहा है किसी स्मॉल एरिया के लिए, इस स्मॉल एरिया के लिए वो कितना आ रहा है, ई डॉट डी एस आ रहा है। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, पूरे सरफेस एरिया के लिए निकालना है। और जब भी हम पूरे सरफेस एरिया के लिए निकालते हैं और ये बॉडी कॉन्टिन्यूस बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी फ्लक्स आ रहा है हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो डी फाई ई, अभी हमने देखा ई डॉट डी एस है, ई डॉट डी एस रख दिया हमने। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो कि आर डिस्टेंस पे सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कह लें कि सेम होगा, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकाल लिया है। वेरिएबल क्या है, एरिया वेरिएबल है, क्योंकि हम छोटे पार्ट में निकाले हैं, अब हमको पूरे पार्ट का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल सिमेट्री बना रहा है, यानी कि जो एरिया बन रहा है वो स्फेयर का एरिया बन रहा है। तो स्फेयर का हम आर डिस्टेंस पे या आर रेडियस पे पूरा कंप्लीट एरिया जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा,
वो कितना हो जाएगा 4πr²। अब हम इसी फॉर्मूले में ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अगर हम कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4πr²। और ई अभी हमने यहाँ पे देखा है कि 1/4πε0 Q/r² होता है। तो आप देखेंगे जब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे तो r² से r² कैंसिल आउट हो गया, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सिर्फ हमारा Q/ε0। और याद करो कि यही क्या है, गॉस थ्योरम है। QE = Q/ε0, यानी कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, चार्ज के, जो कि ये क्लोज इन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि गॉस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ भी कर सकते हैं और ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि हम कूलम्ब्स लॉ को गॉस थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं, या ऐसे कह लें कि गॉस थ्योरम का यूज करके अब हम वापस से कूलम्ब्स लॉ निकालने जा रहे हैं। ओके, कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हम जो फोर्स का फॉर्मूला हमारा आता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ये हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। इसको हम अब गॉस थ्योरम का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी कि सपोज यहाँ पे कोई एक चार्ज Q है किसी सरफेस के अंदर। ओके, ये सरफेस इनक्लोज्ड है। यहाँ से r डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा और वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप अभी देखे हैं कि जो अगर हम स्मॉल एरिया ले रहे हैं तो इस एरिया का जो नॉर्मल भी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जैसे हमने गॉस थ्योरम प्रूफ किया है वैसे ही आगे बढ़ रहा है कि सिमेट्री बाई सिमेट्री से हम देख सकते हैं कि E का और S का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स जब हम निकालेंगे इस r डिस्टेंस पे, इस सरफेस एरिया पे कहीं भी, तो E.ds लिखेंगे और E.ds का मतलब cos थीटा होता है, EDS cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अभी हम स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो स्मॉल एरिया के लिए जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, EDS आएगा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, कंप्लीट एरिया के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब क्लोज इंटीग्रल कर देंगे और पूरे सरफेस के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम जो फ्लक्स निकालेंगे वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। और E.ds हमारा EDS आया है तो यहाँ पे EDS रखेंगे। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे इस पूरे सरफेस एरिया पे सेम है तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ds आ जाएगा। यानी कि सेम वही फॉर्मूला जो गॉस थ्योरम प्रूफ करते समय आया था कि फाई E जो फ्लक्स होगा वो E इंटू टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी यहाँ से चेंज होगी। क्यों, क्योंकि हम अब यूज करेंगे गॉस थ्योरम। क्योंकि गॉस थ्योरम कहता है कि ये जो फाई E है वो किसके बराबर होना चाहिए, Q/ε0 के। तो ये जो वैल्यू है हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे Q/ε0 और E की जगह E रहने देंगे और टोटल सरफेस एरिया किसी स्फीयर का कितना होता है 4πr² ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम E निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 4πr² इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया कितना आया, 1/4πε0 Q/r²। और आपको याद हो कि किसी भी चार्ज Q के कारण से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था वो 1/4πε0 Q/r² ही आता था। लेकिन हमें क्या निकालना है भाई, फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q0 इंटू E। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q0 होता है। तो F बराबर क्या होता है, Q0 इंटू E हो जाएगा। तो Q0 क्या है, Q0 अगर सपोज हम कोई टेस्ट चार्ज Q0 लेके आ रहे हैं और वो S सरफेस पे लेके आ रहे हैं, इस सरफेस पे कहीं पे भी, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E हो जाएगा। और E तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो Q0 से सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो फाइनल मेरा इक्वेशन बन रहा है वो क्या बनेगा, 1/4πε0 Q0/r², जो कि कूलम्ब्स लॉ से निकलने वाला फोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ किया है बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने गॉस थ्योरम पढ़ा। गॉस थ्योरम के बाद हमने देखा कि गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे जो है कूलम्ब्स लॉ को से हम फोर्स को निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम कुछ अच्छे एप्लीकेशंस इस पे देखने वाले हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्रूफ भी देखने वाले हैं। जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
और इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।